Hello everyone, welcome to the course Design and Analysis of Algorithms. You are watching Knowledge Spade. तो एनालॉजी हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ बिग ओमेगा एंड थीटा ये हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिटिव फेज। इसमें क्या है कि इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एच ऑफ एन। अब इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एन जो है वो एफ ऑफ एन की अपर बाउंड है और एच ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन की अपर बाउंड है। तो देन वी कैन से एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग ओ ऑफ एच ऑफ एन। ये सिमिलर है जैसे हम कहते हैं ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी। तो ऑब्वियसली ए इज लेस देन सी ये केस होगा। और अगर इक्वल की बात की जाए ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी तो ए इज इक्वल टू सी भी होगा। तो ये वही रिलेशनशिप है कि एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से लेस देन और इक्वल है और जी ऑफ एन जो है वो एच ऑफ एन से लेस देन और इक्वल है। तो फिर एफ ऑफ एन एच ऑफ एन से लेस देन और इक्वल होगा। तो इस प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, ये सिमिलर केस है फॉर ओमेगा के लिए कि if f of n is equal to omega of g of n and g of n is equal to omega of h of n, तो then f of n is equal to omega of h of n। ये वो सिमिलर केस है जैसे हम कहते हैं a is greater than b and b is greater than c, तो implies that a is greater than c। सिमिलरली ये इक्वल का केस आ जाता है कि if a is equal to b and b is equal to c, तो then a is equal to c। तो ये है थीटा का केस। f of n is equal to theta of g of n and g of n is equal to theta of h of n, so then we can say f of n is equal to theta of h of n। तो ये तीनों की ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका सिमेट्री प्रॉपर्टी और एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी। सिमेट्री प्रॉपर्टी ये होती है कि इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन देन जी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। और ये इन रिवर्स ऑर्डर भी ट्रू है कि इफ जी ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ एफ ऑफ एन तो देन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू थीटा ऑफ जी ऑफ एन। ये दरमियान में आप देखेंगे कि आई डबल एफ लिखा हुआ है। ये जो इफ होता है ये आप लोगों ने वैसे तो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन। इसको इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं। तो यानी इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज ट्रू एंड इफ दिस वन इज ट्रू देन दिस इज ट्रू आल्सो। तो बोथ इंप्लीकेशंस, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस, बोथ साइड्स आर ट्रू। जब भी आप आई डबल एफ लिखें तो इसकी मतलब होता है कि डबल इंप्लीकेशन। एंटी सिमेट्री क्या है कि इफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू बिग O of g of n then g of n is equal to omega of f of n। यानी इस बात का मतलब जो बना कि अगर g of n f of n की अपर बाउंड है तो फिर f of n जो है वो g of n की लोअर बाउंड होगा। और इसी तरह से इसका रिवर्सल केस भी ट्रू है कि if g of n is equal to omega of f of n then f of n is equal to big O of g of n। so this is the two properties symmetry and antisymmetry। ओके, नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी जो है। इसमें आपका f of n is equal to big O of f of n is equal to omega of f of n and f of n is equal to theta of f of n। ऑब्वियसली ये चीजें ट्रू है कि एक फंक्शन जो है वो आप अपनी अपर बाउंड भी होता है, लोअर बाउंड भी होता है और राइट बाउंड भी होता है। जैसे a इज इक्वल टू a होता है, b इज इक्वल टू b रियल नंबर्स के लिए हम कहते हैं कि सिमिलर जो है वो रिलेशनशिप जो है यहाँ फंक्शंस के दरमियान। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डाइकोटोमी कि if f of n is equal to big O of g of n and g of n is equal to big O of f of n, यानी f of n g of n की अपर बाउंड और g of n f of n की अपर बाउंड, तो इस केस में ऑब्वियसली दोनों जो हैं वो सिमिलरली ग्रो कर रहे होंगे तो तभी ये पॉसिबल होता है। तो इसलिए f of n is equal to theta of g of n। सेकंड ओमेगा के केस में भी यही है कि if f of n is equal to theta of g of n and g of n is equal to theta of f of n, तो then f of n is equal to theta of g of n। यहाँ पर यूं है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन की लोअर बाउंड है और वो जो दूसरा फंक्शन है वो पहले फंक्शन की लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब है दोनों राइट बाउंड में उनका रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। आगे हैं जी नेक्स्ट अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज। एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ e ऑफ n जैसे f ऑफ n g ऑफ n है, इसी तरह से e ऑफ n एक फंक्शन है। e ऑफ n इज इक्वल टू big O of g of n and f of n is equal to big O of h of n। So then if we add these two functions e and f, e of n plus f of n, this will be equal to big O of g of n plus h of n। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है कि अगर ये जो e of n और f of n है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इनको ये देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दिस विल बी इक्वल टू बिग O ऑफ इन दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट यानी बिग O ऑफ g of n मल्टीप्लाई बाय h of n। तो ये एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी असिम्प्टोटिक नोटेशंस के लिए होल्ड करती है।
उसके बाद है सम रूल्स ऑफ थम्स, यानी जो अभी तक हमने जो डिस्कशन की है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो हमारी डेफिनेशंस हैं, इस तरह से लिमिट थ्योरम है, इन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो उससे ये कुछ कंक्लूजन जो हैं वो हम अखज़ करते हैं, जैसे कि इफ f of n is a polynomial of degree n, then f of n is equal to theta of n raised to power k। अगर कोई भी k डिग्री की पॉलिनोमियल है तो वो उसकी टाइट बाउंड जो है वो n raised to power k होगी। इसका प्रूफ भी हमने किया था, आप लोगों को याद होगा, मैथमेटिकली हमने इस बात को प्रूव भी कर चुके हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स पर जाकर आप देखें। और इसी तरह से log of n की कोई भी पावर k हो, log k of n यानी log of n इसकी पावर k जितनी मर्जी बड़ी पावर k ले लेना, दिस विल बी इक्वल टू बिग O ऑफ n, यानी ये एक ऑर्डर 1 की जो पॉलिनोमियल है, जो आपका लीनियर फंक्शन है, जो n है, ये उससे छोटा ही रहेगा। log of n इतना स्मॉलर फंक्शन है एज कंपेयर टू द n कि इसकी कोई भी k पावर ले ली जाए तो ये असिम्प्टोटिकली एक सिंपल लीनियर फंक्शन से ज्यादा ग्रो ये नहीं कर सकते। ये रूल ऑफ लॉगरिथम्स ग्रो वेरी स्लोली कंपेयर टू इवन लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ के मुकाबले में log of n और log of n का स्क्वायर log of n की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हाटसोएवर, k कोई कांस्टेंट होना चाहिए, n तो नहीं हो सकता। कोई कांस्टेंट k है अगर, तो उस सूरत में ये जो है लीनियर ग्रोथ से इसका ग्रोथ रेट जो है वो ऑलवेज कम है। एक एक्सरसाइज आपके लिए, आप लोगों ने इसको जल्दी से सॉल्व करके आंसर देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि f of n इज इक्वल टू n log of n, तो ये आपका फंक्शन है n log of n, और g of n जो है वो है n रेज टू पावर 1.5। इसको आप यूं भी कह सकते हैं, n रेज टू पावर 1.5 को आप कह सकते हैं n n स्क्वायर रूट ऑफ n। ये बातें तो बच्चों वाली हैं, अगर आप समझ गए होंगे। तो n स्क्वायर रूट ऑफ n ये बनता है n रेज टू पावर 1.5। तो ये दो फंक्शन हैं आपके पास, दिस वन एंड दिस वन। विच वन ग्रोज फास्टर? जी, क्या आंसर देंगे इसका आप? सर GFN GFN इज फास्टर, यस वेरी गुड। उसकी रीजन क्या है? ये अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड पर बात की थी कि आपका जो सपोज दैट इन दोनों फंक्शंस को हमने इनका ग्रोथ रेट किसका फास्टर है किसका स्लो है ये तो बाद में डिसाइड होगा। अभी हमने सपोज कर लिया कि दोनों फंक्शन जो हैं वो इक्वल। अब n जो है वो तो n के साथ यहाँ पर जो ये वाला n है कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास बचा log of n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर लेंगे तो उस केस में आपके पास ये तो हो जाएगा log of n का स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो 0.5 है ये आप जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 और फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर 1 आ जाएगी आपको। तो log स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल टू n आ गया आपके पास। और ये जो अभी अभी हमने रूल पढ़ा था कि log ऑफ n की कोई भी पावर हो, ये तो सिर्फ 2 है, 2 से बड़ी भी कोई पावर हो तो वो लीनियर ग्रोथ से उसका ग्रोथ रेट जो है वो कम ही होता है। तो उससे ये नतीजा हमने अखज़ किया कि ये वाला फंक्शन जो है ये फास्टर ग्रो कर रहा है और ये वाला फंक्शन जो है वो स्लो ग्रो कर रहा है। तो इंप्लाइज दैट ये हमने कंक्लूजन यहाँ पर लिख दिया। तो दैट्स, तो आपका g ऑफ n ग्रोज फास्टर एज कंपेयर टू द f ऑफ n, ये आपका फाइनल कंक्लूजन। यहाँ पर टिपिकल ग्रोथ रेट्स, कुछ फंक्शंस हैं और n की वैल्यूज हैं कुछ, और उसके लिए उनका ग्रोथ रेट दिखाया गया। इस तरह का एक टेबल हमने पहले भी आप लोगों को शायद शो करवाया था। तो यहाँ पर n की वैल्यू अगर आप 10 लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, तो यहीं तक हम लेकर गए हैं। हालांकि n की तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन पे आपका जो एल्गोरिदम है वो कौन सा है, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उस प्रॉब्लम का साइज क्या है, तो ये चीज़ होती है। हमने जो फंक्शन एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं वो है n, n स्क्वायर, n क्यूब, n रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर n एंड 3 रेज टू पावर n। इन फंक्शंस को अगर आप देखें तो अगर हम n की वैल्यू 10 पुट करते हैं तो एक फिक्स हमने कंप्यूटर लिया है जिसका क्लॉक साइकिल जो है वो फिक्स है, वो कोई भी नैनो सेकंड में हो, मिली सेकंड में हो, व्हाटसोएवर, कोई एक फिक्स वैल्यू लेकर हमने उसमें नंबर ऑफ सेकंड्स कैलकुलेट किए हैं कि कितने सेकंड में वो कंप्यूटेशन जो है वो एल्गोरिदम, अगर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n हो और n की वैल्यू 10 हो तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -5 सेकंड, यानी एक सेकंड का 1,00,000वां हिस्सा शायद या 10,00,000वां हिस्सा, ये जो भी बनता है, यानी बहुत ही मामूली सा टाइम।
और इस केस में n की वैल्यू लार्ज भी हो रही है, तो आप देखें कि जो फर्क पड़ रहा है ये 1 2 3 4 सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है। हर एक में जो 10 रेज टू पावर है -5 और -5 ही रह रही है। और इसी तरह से 7 के केस में यहाँ पर 7 आ जाएगा, 70 की केस में यहाँ पर 7 आ जाएगा, 80 के केस में यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये ग्रोथ रेट जो है ये बहुत ही लीनियर किस्म है। एन स्क्वेयर के केस में यहाँ पर जो 10 के केस में जो सेकंड ये 0.0001 सेकंड है और यहाँ पर 0.036 सेकंड। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है कि ये इतने टाइम में आपको आंसर मिलता है, ये इतने में मिलता है। ऑब्वियसली अगर आप विजुअली देखना चाहेंगे तो शायद लगेगा कि दोनों का आंसर सेम टाइम पे ही आ गया, क्योंकि बहुत मामूली सा फर्क है। इतने मामूली डिफरेंस को हमारी आईज तो मे भी जज ना कर पाए, लेकिन बहरहाल यहाँ पर डिफरेंस नजर आता है। इसके मुकाबले में अगर आप यहाँ एक्सपोनेंशियल की बात करें, इवन n रेज टू 5 जो है यहाँ पर 0.1 सेकंड लग रहा है, यानी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। और जब इसकी वैल्यू 60 हो जाती है तो 13 मिनट्स का टाइम लग जाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली 1 सेकंड का 10वां हिस्सा में आपको आंसर मिल रहा है, या आपको 13 मिनट्स वेट करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस। तो उसके बाद अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो 2 रेज टू पावर n, तो जब n की वैल्यू 60 होती है तो आप यहाँ पर देखें 366 सेंचुरीज, 350 सेंचुरीज से ज्यादा। ये 350 साल नहीं है, वो तो 3.5 सेंचुरियां होंगी, ये 366 सेंचुरीज बन रहा है। और इसी तरह से अगर 3 रेज टू पावर n हो जाए तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है, और ये सेंचुरीज में आ रही है और 10 रेज टू पावर 13 बन रही है। तो इससे आप लोगों को अंदाजा होगा कि ग्रोथ रेट जो है वो कैसे इंक्रीज करता है। हालांकि अभी हमने मामूली वैल्यूज ली हैं n की 10 से लेकर 60 तक। अब अगर यही 3 रेज टू पावर n के केस में आपके n की वैल्यू 10 हो तो ये जस्ट इन 1 सेकंड आपको आंसर मिल जाता है, लेकिन जब ये वैल्यू 60 हो जाती है तो ये 10 रेज टू पावर 13 जो है ये मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये ट्रिलियन से भी ज्यादा है, 10 ट्रिलियन सेंचुरीज। तो ये तो कायनात जब से बनी है उसका जो एस्टिमेटेड टाइम साइंटिस्ट बनाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा ये है, बहुत ही ज्यादा। और कितना ज्यादा है ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो इतना टाइम होगा इस वो कंप्यूटर जो n की वैल्यू 10 के लिए 1 सेकंड में आंसर दे सकता है इसी एल्गोरिथम में, वो n की वैल्यू 60 के लिए इतनी सेंचुरीज उसको रिक्वायर्ड होंगी। तो ये है डिफरेंस बेसिकली ग्रोथ रेट में, कि जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है फंक्शन की वैल्यू उसके मुकाबले में कैसे इंक्रीज होती है। प्रोडक्ट ऑफ अपर बाउंड इज अपर बाउंड फॉर द प्रोडक्ट, ये वही चीज, इसको शायद हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दो फंक्शन जो है उनका प्रोडक्ट हो तो दे गो ऑफ दैट प्रोडक्ट जो है वो भी उसी तरह से उसके इक्वल होगा। यानी ये प्रॉपर्टी में भी ये चीज डिस्कस हो चुकी है। इसमें छोटे आगे है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ग्रो फास्टर देन पॉलिनोमियल। ये बात आपको वैसे बताई हुई है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किसी भी लेवल की पॉलिनोमियल को, अभी हम ये प्रीवियस स्लाइड जो थी उसमें आप ये देख चुके हैं कि आपका n रेज टू 5 और उसके मुकाबले में 2 रेज टू पावर n या 3 रेज टू पावर n, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो 5 से बड़ी भी पावर हो यहाँ पर k की, तो उस सूरत में जो मर्जी के जितना मर्जी बड़ा कांस्टेंट ले लें, वो जो एक्सपोनेंशियल टाइम है उससे उसका ग्रोथ रेट ज्यादा कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक एग्जांपल है यहाँ पर n रेज टू पावर 20, यहाँ k की वैल्यू हमने 20 ली और यहाँ पर जो बेस वैल्यू ली है वो 1.05, यानी ये बेस वैल्यू जो है जब हम एक्सपोनेंशियल लेते हैं, आमतौर पर हम जब एल्गोरिथम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स करते हैं तो b की वैल्यू 2 ही होती है, यानी 2 रेज टू पावर n, और लॉग में भी इसलिए 2 ही इस्तेमाल होता है, लॉग ऑफ 2 बेस 2 ही होती है उसमें, और एक्सपोनेंट्स में भी बेस 2 ही होता है। लेकिन बेस जो भी आप लेंगे वो 1 से ग्रेटर होना जरूरी है, क्योंकि 1 की पावर n तो जो मर्जी हो वो 1 नहीं होगा, और अगर b की वैल्यू लेस देन 1 हो तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी इस फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। 1 रेज टू फॉर एग्जांपल 0.5 ले लें तो 0.5 रेज टू पावर 1 जो है वो तो 0.5 ही होता है, लेकिन 0.5 रेज टू पावर 2 जो है वो 0.25 हो जाएगा, यानी 0.5 से भी आधा हो जाएगा। तो इसलिए जो जो आपने बेस वैल्यू लेनी है वो एटलीस्ट 1 से ग्रेटर होनी चाहिए।
इस एग्जांपल में हमने बहुत ही मामूली सी वैल्यू ली है 1.05 यानी 1 से थोड़ी सी वैल्यू ग्रेटर है, और यहाँ पर देखें k की वैल्यू कितनी बड़ी हमने ली है 20, लेकिन इसके बावजूद ये वाला फंक्शन जो है इसका ग्रोथ रेट इस फंक्शन से कहीं ज्यादा है, और चूंकि इसका ग्रोथ रेट ज्यादा है इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू द ग्रो ऑफ दिस फंक्शन। लॉगरिथम्स ग्रो मोर स्लोली देन पावर्स, ये बात भी हो चुकी है। लॉगरिथम्स जो हैं वो तो आपके पोलिनोमियल से भी स्लोअर हैं, तो फिर जो एक्सपोनेंशियल्स हैं या पावर्स जो हैं उनसे तो स्लोअर उन्होंने होना ही होना है, लाजमी बात। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट एल्गोरिदम्स जो हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, और एल्गोरिदम्स को एनालाइज करने से पहले डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो हैं उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। कि एक लूप है फॉर एग्जांपल, उस लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट हो सकती है, उसका चूंकि कम्प्लेक्सिटी फंक्शन आप पहले फाइंड करते रहे हैं, उसका काफी हमने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, तो आप लोगों के लिए आसान होगा अभी उसको अंडरस्टैंड करना। और इसी तरह से अगर नेस्टेड लूप्स आ जाते हैं, लूप वेरियस टाइप में आते हैं, नेस्टेड आते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं लूप, तो इन सारे केसेस के अंदर हम लूप जो हैं उनको कैसे एनालाइज करेंगे। इसी तरह से दूसरी स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे, और इसी तरह से स्विचेस वगैरह, मुख्तलिफ जितना भी आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उनको किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है, पहले हम उस चीज को देख लेंगे वन बाय वन। जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हमारे सामने कोई भी एल्गोरिदम आ जाए, उस एल्गोरिदम की ये के अंदर यही चीजें होंगी ना, तो कांस्टेंट स्टेटमेंट्स होंगी, कोई लूप्स होंगे, कुछ चीजें रिपीट हो रही होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, कोई स्विच होगा या कोई इफ एल्स होगा, एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें जो हैं उसमें आपको मिलेंगी, तो उनको फिर आप आसानी से एनालाइज कर लेंगे। तो सबसे पहला हमारा केस है वो है कांस्टेंट टाइम स्टेटमेंट्स। सिंपलेस्ट केस जो है उसको हम ऑर्डर वन कहते हैं। ऑर्डर वन टाइम स्टेटमेंट्स, ऑर्डर वन टाइम कम्प्लेक्सिटी स्टेटमेंट्स। इसमें कौन सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं? कोई भी स्टेटमेंट्स जो कि या तो रिपीट हो ही नहीं रही हैं या एक कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही हैं। तो वो तमाम स्टेटमेंट, कांस्टेंट टाइम्स रिपीटिशन को छोड़ दें, बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप सिंपल कोई भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे। अब जैसे आपने असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख दी, इसमें बेसिकली दो चीजें हो रही हैं। एक, ये वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, और दूसरा ये है कि ये एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है वो इस वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो ये जो इसमें दो काम हो रहे हैं। तो ऑपरेशंस कितने हैं? मे बी यू कैन से देयर आर टू ऑपरेशंस, लेकिन ऑपरेशंस 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, ये सारे कांस्टेंट हैं, और इसलिए इन सब को हम जब कॉम्प्लेक्सिटी में लिखेंगे तो ऑर्डर वन कहेंगे। सेकंड एग्जांपल देखें, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, इसके अंदर आप देखें एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक एडिशन हो रही है, और एक जो है वो सब्ट्रैक्शन हो रही है, और एक असाइनमेंट हो रही है। तो ये सारे बेसिकली 4 ऑपरेशन है यहाँ पर, असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये जो 4 ऑपरेशंस हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये बिग O ऑफ 4 यानी कांस्टेंट नंबर है। तो जब आप बिग O ऑफ 4 कहते हैं तो ये दरअसल टाइम कम्प्लेक्सिटी में जब हम बात करेंगे तो इसको कभी भी बिग O ऑफ 4, 5, 6, 7 नहीं लिखा जाता, बल्कि सिंपल बिग O ऑफ 1 लिखा जाता है। तो इस तरह की इतनी भी स्टेटमेंट्स होंगी। ऐसे ही ये एक एरे है, उसके एरे में जे की वैल्यू कंप्यूट करके उस लोकेशन पर आप जाएंगे और वहां पर असाइनमेंट ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें कई सारे ऑपरेशन होते हैं। हमने बताया था कि एरे की किसी लोकेशन पर जाने के लिए 3-4 ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं, जिसमें मल्टीप्लीकेशन भी होती है, एडिशन भी होती है, ठीक है। तो इसकी टाइप को भी देखा जाता है, कितने स्टेप आपने मूव करना है, और फिर वहां उस लोकेशन पर जाकर 5 की वैल्यू जो है वहां पर आपने असाइन करवानी है। इसमें जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये एक कांस्टेंट ऑर्डर की स्टेटमेंट है, और इसलिए इसको, इसका ऑर्डर जो है उसको आप कांस्टेंट कहेंगे। आपसे पूछेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो यू कैन से इट इज अ कांस्टेंट ऑर्डर स्टेटमेंट, या इसको आप कहेंगे इट इज ऑर्डर वन स्टेटमेंट। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी आपको आनी चाहिए। जब आप एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। तो कोई पूछे कि ऑर्डर वन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तो आप बता सकें। इसी तरह से इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आपको दी जाए और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पूछा जाए, तो आप कहेंगे ऑर्डर वन, या ये कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी की स्टेटमेंट है। तो ये ऐसे ही कोई कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे होती है, जैसे इफ दिस इज लेस देन दिस, या दिस इज ग्रेटर देन दिस, और इफ दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह की कोई भी जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी ऑर्डर वन की